एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, जो आपका 1 अप्रैल के दिन जो पेपर होने जा रहा है उसका पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए। यहां पर मैंने कॉपी में भी पूरा तैयार कर लिया है, ये देखिए पूरा आपके लिए। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो की स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बढ़िया से आप कंप्लीट करिएगा। यही प्रश्न आपके 1 अप्रैल के दिन आपको एमपी बोर्ड में देखने को मिलेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का जो मूल स्वर है वो क्या था? इनका मूल स्वर था राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम। ग्राम श्री कविता की जो रचनाकार है वो कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये किसकी परिभाषा है? ठीक है, रसात्मक युक्त वाक्य काव्य होता है, ये परिभाषा किसने दी थी? तो आचार्य विश्वनाथ ने। आराम से समझा रहा हूं बढ़िया से, ताकि आपको याद भी रहे। ठीक है, घबराना नहीं। आप पहली बार चाहे 9th क्लास की परीक्षा दे रहे, मैं हर साल ही 9th क्लास पढ़ाता हूं। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग, डरिएगा मत आप। ठीक है, यही प्रश्न आने वाले हैं। महादेवी वर्मा ने पुरस्कार में मिला चांदी का कटोरा, ठीक है, किसे दे दिया था? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, उन्होंने जो पुरस्कार का मिला चांदी का कटोरा वो महात्मा गांधी को दिया था। ठीक है, यहां से बढ़िया से स्क्रीनशॉट के जरिए आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, यहां से देखिए, उपसर्ग कहां प्रयुक्त होते हैं? सब जानते हैं उपसर्ग आ से आगे और आ से ही उपसर्ग मानिए, पा से पीछे, पा से प्रत्यय। जो पीछे प्रयुक्त होता है वो कहलाता प्रत्यय, और जो शब्द के पहले जुड़े उसे कहेंगे हम उपसर्ग। तो ये का ऑप्शन राइट रहेगा। मृदुला गर्ग की जो रचना है वो कौन सी है? मेरे संग की औरतें। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहां से देखिए, सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो भी जो सज्जन लोग हैं ना उसकी हमेशा निंदा ही करते हैं। क्या करते हैं? सज्जन उसकी निंदा ही करेंगे। तो यहां पर चाहे वो सोने का घड़ा है लेकिन शराब से तो भरा है। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का जो स्थायी भाव है वो होता है उत्साह। उत्साह, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं ताकि याद भी रहे। चरण सरोज पखारन लागा, इसमें ठीक है यहां पर अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो चरण सरोज पखारन लागा में आपका रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। ठीक है, यहां पर मिसप्रिंट है ये। ठीक है, यहां देखिएगा, दो बेलों की कथा गद्य की रूपक, गद्य की विदा की रचना है। तो यहां पर देख लीजिए कहानी आ जाएगा, सॉरी, इसका कहानी विदा की रचना है। रेल जो शब्द है, रेल, ये आपका विदेशी शब्द है, विदेशी। मेरे संग की औरतें, इसकी लेखिका क्या? देखिए दो बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 नंबर फालतू के मिल रहे हैं यहां पर। मृदुला गर्ग। ठीक है, हो गया। चलिए जोड़ी को देखते हैं। जोड़ी आपकी 6 नंबर की आएगी। तो यहां से थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। बीजक, ठीक है, बीजक की यदि बात करें तो यह कबीरदास की रचना है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति हो गया है। चांदी का कटोरा, ठीक है, चांदी का कटोरा हो जाएगा महात्मा गांधी को दिया था। ठीक है, सालिम अली, ठीक है, तो ये वर्ड वाचार आ जाएगा। विद्यालय में क्या, कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है विद्यालय में। इस जल प्रलय, ये रचना है आपकी फणीश्वर नाथ रेणु की। तो ये आपका छठा हो गया। ठीक है, रसखान किसके भक्त थे? रसखान जो है वो श्री कृष्ण के भक्त थे। स्थायी भाव को जगाने वाले, उद्दीपित करने वाले रस को क्या कहते हैं? ठीक है, तो स्थायी भाव जगाने वाले, ठीक है, भाव को क्या कहेंगे? उस रस को, उसे कहेंगे विभाव। और कहानी में के कितने तत्व माने गए हैं? कहानी के 6 तत्व माने गए। कितने तत्व भैया? 6। मनोयोग का संधि विच्छेद करिए। ठीक है, इसमें विसर्ग संधि है और ये आ जाएगा मना धन योग। और कौन सी संधि कोई पूछे तो विसर्ग संधि बताना। ठीक है, अंधकार का तद्भव, ठीक है, सब जानते हैं अंधकार को क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसका अंधेरा। जर्नल मिथेया का चित्र किसने मंगवाया था? लेखिका बहन रेणु ने। तो यहां पर लिख देते हैं लेखिका बहन रेणु ने। ठीक है,
यही प्रश्न आने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिए एक वाक्य में, सॉरी सत्य सत्य की बात करूं तो यहां पर भर लिए थे पहले ही। माखनलाल चतुर्वेदी को देश की आजादी के लिए जेल जाना पड़ा था, ठीक है, सत्य है। दोहा एक तरह का मात्रिक छंद है, सही बात है, इसमें मात्राओं की गणना होती है। किसी घटना का आंखों देखे वर्णन टिपोतार्ज कहलाता है, बिल्कुल सत्य। रात दिन में तत्पुरुष समास नहीं है, ठीक है। और लेखक यहाँ पर देखिए असत्य हो जाएगा, ये भी आपका सत्य रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 से पहले तो आप पेपर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, क्योंकि इसके बाद में आपको पूरा सॉल्यूशन इसका उपलब्ध कराऊंगा। यहाँ से देखिएगा, ठीक है, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि उसमें अभी प्रश्न समझाऊंगा ना, वहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता जाऊँगा। यहाँ से आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, ये 14, ये यहाँ पर 16, 17 है, ठीक है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों का सबका एक ही तरह का पेपर आने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो 1 अप्रैल के दिन पेपर होगा वो आपके स्कूल से नहीं मिलेगा, ठीक है, आप ये समझिएगा, ठीक है। सभी का एक जैसा पेपर आने वाला है, जो पेपर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 21, ये इसका अथवा है, ठीक है, सब कुछ समझाऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 22 है, ये क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये मैंने हिंदी का आपको सेट सी समझाया है, ठीक है। चलिए तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ से बढ़िया से सॉल्यूशन तैयार है आपका, इसका देख लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर है, इस कॉपी में है। चलिए यहाँ से पहला प्रश्न था आपका 6ठे क्वेश्चन पे कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है, ठीक है। ये यहीं पर था इसका, हाँ, 6ठा प्रश्न एक बार मिलान कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर मिल के दिख गया थोड़ा सा, ये देखिए, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? क्योंकि भक्ति काल में कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आदि महान विभूतियों का आविर्भाव हुआ। यानी ये जो महान विभूतियाँ, इनका जन्म हुआ था। इन्होंने, इनकी जो अमृतवाणी से जन सामान्य को अभूतपूर्व शांति तथा सुख का अनुभव हुआ, ठीक है। और अनुभव हुआ, इस काल को साहित्य अनुपम एवं आदर्श है। यहाँ जो काल है ये साहित्य का अनुपम और आदर्श युग है। वहाँ युग वास्तव में स्वर्ण युग के साहित्य से पूर्ण हुआ, ठीक है। एक तरीका तो ये लिखने का है। यदि आप दूसरे तरीके से भी लिखना भी चाहोगे तो सिंपल सी बात में भाषा में मैं आपको बता दूं, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में बड़े बड़े हमें धार्मिक ग्रंथ मिले, जैसे रामचरितमानस, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से अनेक इस काल में महान विभूतियाँ का जन्म हुआ, जैसे कबीरदास, सूरदास, मीराबाई। इनकी जो रचनाएं हैं आज भी जनजीवन, ठीक है, के लिए एक प्रेरणा मात्र है, ठीक है, प्रेरणा का स्रोत है बस। अतः भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। चलिए थोड़ा सा रिवीज कर लीजिएगा पीछे बढ़ाकर, और फिर से सुन लीजिएगा। ये भी लिख सकते हो या ये लिख देना, ठीक है, जो लगे उचित। यानी कि आपको अच्छे से घबराना नहीं है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप 9th में पहली बार हो, यहाँ पर हर साल पढ़ाते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। बहुत सिंपल प्रश्न आएगा और यही पेपर आने वाला है, ठीक है। प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं लिखिए। प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं नंबर 1 देखिए, आर्थिक एवं सामाजिक समानता पर बल, ईश्वर के प्रति अनास्था और शोषितों के प्रति सहानुभूति, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की यदि बात करूं तो यहां से देखिएगा, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आपसे ही पूछूंगा मैं तो आप खुद ही बोलोगे कि उसके कर्म से होती है। व्यक्ति की जो श्रेष्ठता की जो परख है उसके कुल से ना होकर उसके कर्मों से होती है। यदि व्यक्ति उच्च कुल में पैदा है और नीचा काम करता है, नीच कार्य करता है, ठीक है, वहां लोगों को जो ऊपर प्रगति कर रहा है उन्हें उनके पैर खींच रहा है, दूसरों के छल कपट, ठीक है, मोह माया, ठीक है, इन सभी में भ्रमित है, तो जबकि वहाँ नीच लोग कहलाएंगे। जबकि साधारण कुल में व्यक्ति महान कार्य कर देगा तो वहाँ उसे भी महान कहेंगे। समझ में आ गया बात? कि व्यक्ति की जो श्रेष्ठता की परख है उसके कुल से ना होकर उसके कर्मों से होती है। यदि उच्च कुल में पैदा होकर भी कोई नीच कार्य करता है तो वह नीच कहलाएगा, जबकि साधारण कुल का व्यक्ति महान कार्य कर देगा तो उसे भी महान कहेंगे।
इसी के अथवा में यहां से देखिए, कवयित्री लद्दाख का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? घर जाने की चाह का तात्पर्य है कि कवयित्री इस संसार से मुक्त होकर परमात्मा से मिलने की इच्छुक है, वे ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिए आतुर है। ये हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा छोटा कर लेते ताकि दिक्कत नहीं आएगी। ये गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? देखिए, मरकत पन्ना रत्न को कहा जाता है, जो मरकत है वो पन्ना रत्न को कहा जाता है। इस रत्न का जो रंग होता है वो हरा होता है। मरकत के खुले डिब्बे की यहाँ विशेषता होती है कि उसमें हर चीज साफ साफ दिखाई देती है। इस तरह गांव की हरियाली मरकत के हरे रंग की तरह ही होती है, सुशोभित होती है, इसलिए मरकत को खुले डिब्बे की तरह कहा गया है। अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना, आप थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बहुत लंबा वीडियो बनेगा वरना। कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? समझाइए। पीपल की जो लंबी आयु होती है सब जानते हैं, हिंदू समाज में पीपल की तो इसकी तो पूजा करते हैं, बहुत से लोग इसे जल चढ़ाकर आर्घ्य देते हैं, ठीक है, यानी कि जल चढ़ाते हैं। पीपल वातावरण की शुद्ध करता है, ठीक है, पीपल क्या करता है? वातावरण को, यहाँ पर की नहीं है, यहाँ पर को है, ठीक है, ये बच्चों ने तैयार किए हैं तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, उसको नज़रअंदाज करिएगा, ठीक है। पीपल वातावरण को शुद्ध करता है, यहाँ प्रदूषण से बचाता है, प्राण वायु प्रदान करता है, इन्हीं कारणों से उसे बड़ा बुजुर्ग कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है सुमित्रा नंदन पंत की 2 रचनाएं, ठीक है, तो एक तो हो गई वीणा, दूसरा पल्लव, तीसरी हो जाएगी गुंजन, ठीक है भैया। कवि रसखान के कला पक्ष पर प्रकाश डालिए, तो यहाँ पर आपको केवल कला पक्ष ही लिखना है, ठीक है, पूरा कवि परिचय लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कवि रसखान का कला पक्ष देखिए, रसखान ने अपनी कविताओं में ब्रजभाषा के प्रौढ़ एवं परिष्कृत स्वरूप का प्रयोग किया है। किसका किया है? प्रौढ़ एवं परिष्कृत स्वरूप का प्रयोग किया है। उनकी जो भाषा में सहजता, सरलता एवं प्रवाह विद्यमान है। हो गया इतना। अब क्वेश्चन नंबर 10 की यदि बात करूं तो काव्य की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद बताइए। काव्य की परिभाषा देखिए, काव्य जो है हमारे भावों, विचारों, शाब्दिक अभिव्यक्ति है जो आनंद की अनुभूति कराने वाले के होने के कारण संरचनीय होता है, ठीक है। अब ये तो ये यहाँ पर जो है काव्य की परिभाषा, ये आप एक तरह की गलत मत मानिए, ठीक है, ये बच्चों ने कुंजी में से लिख दी, आपको सिंपल सी है, ठीक है। काव्य वास्तव में क्या है? ऐसा, ठीक है, ऐसा अनुभूति जिसके कारण हम हमारे भावों और विचारों, ठीक है, ऐसी अनुभूति जिसके कारण हम हमारे भावों और विचारों को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, उसे काव्य कहते हैं। ये आप लिख लेना, ठीक है। काव्य के 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो काव्य 2 प्रकार के होंगे, प्रबंध काव्य और दृश्य काव्य। समझ में आ गया बात? नहीं? चलिए, रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देना है, ठीक है। रूपक का मतलब क्या होता है? जिसमें उपमेय में उपमान का आरोप होता है। जहां काव्य में जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। चरण सरोज पखारन लागा, ये रूपक अलंकार का उदाहरण आप लिख दीजिएगा। वीर रस की परिभाषा सब जानते हैं, ठीक है, ये परिभाषा बच्चों ने लिखी, आप सिंपल परिभाषा में बता रहा हूं आपको, वीर रस की वो लिखिएगा, ठीक है। ऐसी कोई घटना जिसके कारण हमारे मन में उत्साह, ठीक है, या जोश का भाव उत्पन्न हो जाए, वहां वीर रस होता है। किसे कहेंगे वीर रस? ऐसा दृश्य या ऐसी घटना जिसके कारण हमारे मन में उत्साह का भाव जागता है, ठीक है, वही वीर रस होता है। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, अरे राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, ठीक है। ये आपका क्या वीर रस का उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद में आप और भी लिख सकते हैं, जैसे आपको सबको पता ही होगा, अरे बुंदेले हर बोले के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है, ये हो गया। अरे वहाँ खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, और वहाँ जीवन किस काम का जो आज सके देश के काम नहीं। ये जब अंदर से आदमी को जोश आता है ना, माँ तुझे सलाम जैसे जब बनता है तो आदमी के अंदर थोड़ा सा उत्साह जागता है, तो बस उसे कहते हैं वीर रस। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखी है, केवल परिभाषा पूछी यहाँ पर।
उत्प्रेक्षा अलंकार। काव्य में जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, जहां उपमेय में किसकी संभावना व्यक्त की जाती है, उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, लिख लिया। उपन्यास किसे कहते हैं, दो उपन्यासकारों के नाम बताइए। ठीक है, उपन्यास, उपन्यास कथा का वहाँ रूप है जिसमें जीवन का विशद चित्रण होता है। क्या होता है, जिसमें जीवन का विशद चित्रण होता है। पात्रों के जीवन का की विस्तृत झांकी प्रस्तुत उपन्यासकार मानव चित्रण को व्यक्त करता है। देखिए, ये देखिए आप थोड़ा सा समझिएगा बातों को कि ये बच्चों ने नोट्स बनाए हैं, तो इन्होंने जहाँ से मिले, किसी ने गूगल से सर्च कर मारा, किसी ने कहाँ से, वो करके लिख दिए। पर मैं सिंपल सी लैंग्वेज आपको बता रहा हूँ उपन्यास की परिभाषा की। ठीक है, उपन्यास कथा का एक तरह का ऐसा रूप है जिसमें जीवन का संपूर्ण चित्रण किया जाता है। ठीक है, ये ऐसी कथा जिसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण किया जाए उसे उपन्यास कहते हैं। यदि एक ही शब्द की बात करूं तो इतना सा लिख दीजिएगा, ऐसी कथा जिसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण किया जाता है। ठीक है, बस उसे ही कहते हैं उपन्यास। मैं बोल भी रहा हूं, परिभाषा लिख लीजिएगा। ठीक है, यहां पर उपन्यासों के नाम है उपन्यासकारों के, प्रेमचंद हो गया और जयशंकर प्रसाद। अब आगे है आपका संशय स्मरण किसे कहते हैं। ठीक है, संशय स्मरण में लेखक अपने अनुभव की वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना का कलात्मक विवरण अपनी स्मृतियों के आधार पर प्रस्तुत करता है। कर लो कितना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 को यहां से देखिए, तो क्वेश्चन आंसर है, आप पढ़ लीजिएगा अब। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा। ठीक है भैया, थोड़ा सा पूरा नहीं समझ पाऊंगा, आप भी समझदार है तो लंबा वीडियो बनेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लिया, बढ़िया से लीजिए, सारे प्रश्न भी लिखवाए मैंने पूरे आपके लिए। ठीक है, ताकि आपको, देखिए बहुत सारे बच्चों के पास नोट्स ही नहीं है 9th क्लास में, तो घबराइएगा मत, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, 10th में पूरी मदद करूँगा, एकदम फ्री नोट्स मिलेंगे सारे। ठीक है, घबराइएगा मत, फिर बार बार बोल रहा हूँ, 9th तो वैसे ही पास हो गए आप, और 10th की जवाबदारी मेरी पूरी रहेगी, सब कुछ बता रहूँगा। ठीक है, महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। भाषा आप पढ़िए लीजिएगा, ये शैली इनकी शैली निम्न शैली है, यहाँ से देख लीजिएगा। प्रेमचंद की दो रचनाएं बतानी है, कफन है और शतरंज के खिलाड़ी। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताने, सब जानते हैं। उपसर्ग में वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ दिए जाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ये नए शब्द का निर्माण करता है और इसके शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद में यहाँ पर विलोम शब्द आए थे, हैं आपके पेपर में। घना का विरल आ जाएगा, सुबोध का आ जाएगा दुर्बोध। ठीक है, सौभाग्य का आ जाएगा दुर्भाग्य, संकल्प का आ जाएगा विकल्प। ठीक है, कंप्लीट कर लेना, फिर बोल रहा हूँ बार बार, यही प्रश्न आ रहे भैया। ये क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ये इसका अथवा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 से देख लीजिएगा। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसमें क्या दिया गया है, ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या दी गई है। यहां से देखिए, चलिए इसको अब अच्छे समझते हैं। चलिए, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखिए, यहाँ पर ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसी के जो अथवा वाला प्रश्न है वो यहाँ का है। ठीक है, क्या है प्रश्न है, वो है आई सीधी राह से। ठीक है, ये आपका 18वां क्वेश्चन है और ये अथवा है। ठीक है, ये सी मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। ठीक है, सी सेट का है। चलिए, घबराइएगा मत, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो है, यहाँ पर देख लीजिए मैंने पेज नंबर लिख रखे हैं पहले से ही। यहाँ से देखिए क्या है, बहुत दिनों के साथ। ठीक है, तो बहुत दिनों के साथ पेज नंबर है ये 74 में। ये देखिए, ये यहाँ से हो गया है। ठीक है, इसके बाद में ये सी वाला है और ये क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा, ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। ठीक है, हो गया इतना। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 19 का अथवा है वो है आपका गांधी जी ने कहा था, ये
ये गांधी जी ने कहा वाला, ठीक है। ये 19 है और यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, अथवा है, और ये सी सेट वाला है, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसमें आपको विद्यालय के खेल के मैदान पर आपको कुछ रुपये मिले हैं और इस पर आपको विज्ञापन लिखना है। देख लीजिए ये, ठीक है, विज्ञापन है और इसके बाद में अनुच्छेद लिखना है। तो विज्ञापन जो मिलेगा आपको, पेज नंबर 159, ठीक है, यहाँ से देखिएगा। और ये है आपके विद्यालय, पेज नंबर 159 पर, ये तो प्रश्न क्रमांक 12, ये देखिएगा ये, ठीक है। ये यहाँ से सी वाला सेट है और ये क्वेश्चन नंबर आपका है 20। चलिए यहाँ से देखिए, ये आपका स्वात्वा है, स्वच्छ अभियान वाला, ठीक है। इस पर अनुच्छेद लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 का अथवा है, ठीक है। थोड़ा सा ढूंढने समस्या आ रही, समझ रहे हैं आप, ठीक है। थोड़ा सा फिर इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपका, ये मिलेगा पेज नंबर 136 के ऊपर, 136, नंबर 136, जब धर्म, ये कौन सा प्रश्न है, दूसरा।